मैं हूं तमन्ना। गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी का किस्सा फिर सामने आया है। राजस्थान के अलवर में 55 साल के पहलू खान की पिटाई इतनी बर्बरता से हुई कि उनकी जान चली गई। गौरक्षकों को शक था कि पहलू खान गाय की तस्करी कर रहे थे। उनके परिवार का कहना है कि डेयरी चलाने वाले पहलू खान ने कानूनी तरीके से दुधारू गाय खरीदी ताकि रमजान में ज्यादा दूध बेच पाए। घटना के बाद पहलू खान के 7 लोगों की तो तस्करी मामले में गिरफ्तारी हो गई, लेकिन जान लेने वालों में से 3 लोग बड़े दबाव के बाद 4 दिन बाद गिरफ्तार हुए। उधर संसद में आज पूरे मामले पर जमकर हंगामा हुआ। संसद के दोनों सदनों में ये हंगामा राजस्थान के अलवर में गोरक्षकों की गुंडागर्दी पर हो रहा है। शनिवार को दुधारू गाय खरीदकर हरियाणा ले जा रहे मुस्लिम परिवार की गोरक्षकों ने बीच सड़क पर जमकर पिटाई की। इस पिटाई से 55 साल के पहलू खान की अस्पताल में मौत हो गई। 5 दिन बाद दबाव में आकर राजस्थान सरकार ने पिटाई करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पिटाई के शिकार होने वालों को गोरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार करने में कोई देरी नहीं की गई। विपक्ष का कहना है कि ये भेदभाव जानबूझकर हुआ है। This is a new vision for India that Narendra Modi ji is propagating. It's a vision where only one idea will prevail. राजस्थान सरकार की भूमिका यूं भी सवालों के घेरे में है। बुधवार को राज्य के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने विचित्र बयान दिया था कि अलवर मामले में दोनों पक्ष गलत हैं। इधर आज संसद में बीजेपी भी बैकफुट पर नजर आई। एक मंत्री ने जहां घटना पर पर्दा डालने की कोशिश की, तो दूसरे मंत्री ने एक्शन का वादा किया। जो पर्टिकुलर स्टेट की बात कर रहे हैं, उस तरह की कोई भी घटना, जिस तरह की घटना पेश की जा रही है, ऐसी कोई घटना जमीन पर नहीं हुई है। जो भी घटना घटित हुई है उसका संज्ञान राजस्थान सरकार ने लिया है और इस संबंध में FIR भी दर्ज हुई है और कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी इसमें हुई है। अलवर मामले पर बीजेपी बचाव की मुद्रा में नजर आ रही है, क्योंकि शनिवार को हुई गुंडागर्दी पर पुलिस का एक्शन बेहद धीमे हुआ। डेयरी चलाने वाले पहलू खान को दुधारू गाय खरीदने का भारी खमियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि गोरक्षक मानने को तैयार नहीं थे कि गाय कानूनी तरीके से खरीदी गई, और वो भी सिर्फ दूध के लिए। पहलू खान के परिवार का कहना है कि खरीदारी की रसीद को भी कोई देखने को तैयार नहीं था, और राजस्थान सरकार भी बहाने बनाने में लगी है। उनको हमने हुलिया दिखाने की कोशिश करी तो उसने हमारा हुलिया हमारे हाथ से छीनकर ताकि फाड़ कर फेंक दिया। उसने बोला कि इस हुलिये की कोई कीमत नहीं है। इस हुलिये की जब कीमत नहीं है तो ये मेला क्यों लगाया जा रहा है? राजस्थान से गौ तस्करी बाहर नहीं हो सकती। कुछ गौ तस्कर इतने होशियार हैं कि वो इसको ले जाने में पार हो जाते हैं, तो कुछ गौ भक्त भी हैं जिनको जैसी सूचना मिलती है इस कानून के तहत रोकने का प्रयास करते हैं। गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी का ये पहला मामला नहीं है। गुजरात के ऊना और झारखंड के लातेहार में भी ऐसे मामले सामने आए हैं। दादरी कांड में अखलाक नाम के शख्स को घर से निकालकर मारा गया, क्योंकि लोगों को शक था कि उनके घर में गाय का मांस है। इस घटना के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ऐसे कथित गोरक्षकों को कड़ी चेतावनी दी थी। मैं राज्य सरकारों को अनुरोध करता हूं कि ऐसे जो स्वयंसेवी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौरक्षा का चोला पहन करके निकलते हैं। अब सवाल है कि प्रधानमंत्री के इस संदेश को कौन नहीं सुन रहा है? राज्य सरकारें क्या गुंडों पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है, या ऐसे लोगों को खुली छूट दी गई है? हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या गौरक्षकों की गुंडागर्दी सरकार की नाकामी का सबूत है? क्यों बार बार ऐसे किस्से सामने आ रहे हैं? राजस्थान के इस केस में क्या राज्य सरकार एक तरह से शय दे रही है ऐसे लोगों को? क्योंकि गुलाब चंद कटारिया ये भी कह रहे हैं कि गोरक्षकों का इनको रोकना बुरा नहीं था, लेकिन फिर उन्होंने कानून अपने हाथ में लिया। क्या है आपकी राय इस पूरे विषय पर? बताइए। हमारे ट्विटर हैंडल CNBC_ आवाज पर जाकर या तो 51818 पर SMS करके भी आप इस पोल में हिस्सा ले सकते हैं। आइए आज के पैनल के साथ जुड़ते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता नरेंद्र तनेजा हमारे साथ है, कांग्रेस के प्रवक्ता चरण सिंह साफरा हमारे साथ आज की डिबेट में जुड़े हुए हैं। भारतीय गौ रक्षा दल
के अध्यक्ष पवन पंडित हमारे साथ जुड़े हैं। गौरक्षा के नाम पर होने वाली हिंसा के मामले में याचिका दायर करने वाले वकील शहजाद पूनावाला हमारे साथ है। ये कांग्रेस नेता भी हैं। अंजुमन मिन्हाज रसूल के चेयरमैन सैयद अत्तर हुसैन दहलवी हमारे साथ इस चर्चा में आज जुड़े हैं। राम राज्य परिषद के प्रवक्ता अजय गौतम से भी बात होगी और firstpost.com के राजनीतिक संपादक संजय सिंह भी आज हमारे साथ जुड़े हैं। होटल हयात रबानी के मालिक नईम रबानी भी स्काइप से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रबानी साहब के जयपुर स्थित होटल में बीफ परोसने के आरोप में तोड़फोड़ हुई थी कुछ दिन पहले और उनका होटल भी सील कर लिया गया था। ये उसी स्टेट में हुआ है जहां ये ताजा किस्सा सामने आया है। तो पूरा पर्सपेक्टिव हम लेने की कोशिश करेंगे हर तरीके से, लेकिन पहले तनेजा जी, राजस्थान के गृह मंत्री का ये कहना कि गौ रक्षकों का लोगों की रोककर जांच करना तो ठीक है, उनको अगर लगता है कि तस्करी होती है तो वो रोककर जांच करते हैं, यहां तक तो ठीक है, लेकिन आगे उनको पीटना नहीं चाहिए था। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि किस कानून के तहत गौ रक्षा दल के लोगों को या खुद को गौ रक्षक कहने वालों को ये हक मिलता है कि वो राह चलते किसी भी वाहन या इंसान को रोककर उनकी जांच करें? उनको ये स्पेशल पावर किसने दी है? बिल्कुल आपका प्रश्न सही है, किसी ने नहीं दी। कानून का काम है वो, कानून के अपने हाथ होते हैं, कानून के अपने लोग होते हैं। कहीं भी कानून का किसी उल्लंघन हो रहा है उनको काम करना है। आपने बाइट दिखाई प्रधानमंत्री की, और वही भारतीय जनता पार्टी की नीति है जो प्रधानमंत्री ने कहा था। कोई भी अगर कहीं पे किसी भी तरीके कानून का उल्लंघन हो रहा है, कोई कानून के साथ मजाक कर रहा है, कानून को तोड़ रहा है, किसी भी मकसद को लेकर के हो, उसमें कानून अपना काम करेगा। किसी को यह हक नहीं है कि वो चीज अपने ऊपर ले ले या कानून को अपने हाथ में ले ले, चाहे उसकी वजह कुछ भी हो। ये तो हक ही नहीं है। तो इस तरह की जब बातें होती हैं, हमको उसको देखना पड़ेगा हिसाब से कि ये कानून तोड़ा जा रहा है। और कोई भी व्यक्ति जो है कोई ऐसा काम कर रहा है जो कानून के अंतर्गत है, तो कानून के अंतर्गत है, तो उस पर फिर किसी बात का और उस पर आकर के कोई हमला बोलता तो गलत है। उसकी भर्त्सना भी होगी, उसकी निंदा भी होगी और उसके साथ खड़ा भी नहीं हुआ जाएगा। आपने प्रधानमंत्री का खुद का वक्तव्य नहीं, वही मैं कह रही हूँ, प्रधानमंत्री का वक्तव्य हमने इसलिए दिखाया क्योंकि लग रहा है कि उसको भूल गए हैं आपके पार्टी के लोग। आज मुख्तार अब्बास नकवी कहते कि ऐसे कुछ हुआ ही नहीं, फिर राजनाथ सिंह जी कह रहे कि उसकी जांच हो रही है। उन्होंने बाद में तो कंफ्यूजन क्यों है सर? जो राजस्थान के गृह मंत्री है वो कह रहे हैं कि दोनों पक्ष गलत हैं। तो आपको मानना पड़ेगा कि कम्युनिकेशन नहीं जा रहा है आपके पार्टी मेंबर्स के पास, या फिर ये एक तरह से नीति है जिसको आप शायद नहीं मानने को तैयार हैं। नहीं। अच्छा, अगर आप ये कहने का प्रयास कर रही है कि अलग अलग बोलना ये नीति है, तो माफ कीजिएगा, ऐसी कोई नीति नहीं है। और ये बहुत ही गंभीर, बहुत ही संगीन आरोप होगा अगर आपका इशारा इस तरफ है। तो जहां तक सरकार की, मैंने कहा कि कोई भी मसला होता है, प्रधानमंत्री की बाइट आपने दिखाई है, उन्होंने कहा है। दूसरी तरफ यह कि कोई भी जो मसला होता है, चाहे वो इस मसले को लेकर जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, कुछ कानून सबसे ऊपर है और हर एक का हक बराबर है। चाहे किसी की कोई आस्था हो, कोई धर्म हो, कोई विश्वास हो, कुछ भी हो, कानून कोई अपने हाथ में लेगा वो गलत है और उसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इस पे हम देखिए, हमारा पूरा फोकस किस बात पे है? हमारा फोकस इस बात पे है, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, सबका विकास हो, डेवलपमेंट होना चाहिए। और ये नारा नहीं है, ये हमारी नीयत है। यही सर, जो आप बोल रहे हैं और जो हो रहा है, जो बोल रहे हैं और हो रहा है, उसमें अंतर क्यों है? फिर ये आगे चर्चा का विषय है। चरणजीत सिंह सापरा जी, जो तनेजा जी कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज हुई है, कानून अपना रास्ता ढूंढेगी, तो उनको थोड़ा समय दीजिए। आपके नेता इसको सीधे मोदी जी के विजन के साथ जोड़ रहे हैं। नहीं, ये जो अभी बीजेपी के प्रवक्ता तनेजा जी कह रहे हैं, या जो आज इनके मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा और वहां पर राजनाथ जी ने पार्लियामेंट में कहा, इससे कोई कंफ्यूजन है ऐसा नहीं है। आप ये मत समझिए कि कंफ्यूजन है। ये इनकी बहुत ही क्लियर कट दोगलेपन की नीति है और इस नीति से ये पूरे देश का जो राजनीतिक माहौल है उसको दूषित करना चाहते हैं, उसको पोलराइज करना चाहते हैं। ये इनकी नीति है। ये कोई आराम से नहीं हो रहा, इसके पीछे प्रॉपर प्लानिंग है। क्योंकि अखलाक को जब मारा गया उसके बाद इन्होंने आज तक क्या किया? जयपुर में अभी आपने बताया, वो रबानी रेस्टोरेंट की बात आपने बताई, उसके बाद क्यों नहीं कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया? यानी भारतीय जनता पार्टी के जो कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और इस तरह से ये मामला है। एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये जो फ्रिंज एलिमेंट है वो कहते हैं कि ये फर्जी गौरक्षक है,
लेकिन प्रधानमंत्री की बात को इनके मुख्यमंत्री इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, तो कहीं न कहीं ये दोगलापन ही है। देश के पूरे माहौल को प्रदूषित यानी दूषित करने का ये माहौल है और ये जानबूझकर हो रहा है। एक तरफ नहीं कर पाते तो अलग बात है। मध्य प्रदेश के अंदर जो कंसर्न है वो एक बयान से है और यहाँ पर पवन पंडित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रेसिडेंट है भारतीय गौ रक्षा दल के। पवन पंडित जी, क्या गौ रक्षा दल में या आपके जैसे संस्था में काम करने वालों को कोई भी कानूनी हक है कि वो किसी वैन को रोककर कागजों की जांच करे? जो हुआ है अलवर में उस पर क्या कहना है आपका, और क्यों ऐसे दलों का नियंत्रण ना हो? तमन्ना जी, बड़े दुख की बात है कि हमारा एक मुद्दा था और हमारा मुद्दा ये था कि गो हत्या बंद होनी चाहिए, लेकिन आज हमें ही मुद्दा बनाया जा रहा है। हम उन विषयों पे बात करते हैं जो आपको ये लगता है कि ये पॉलिटिकल इसके फायदे हो सकते हैं। हमने कभी ये नहीं सोचा कि एक गौ रक्षक काम कैसे करता है, गो संगठन क्यों है, उनका वजूद क्या है। ये एक आंदोलन है और उससे भी बड़ी बात मैं ये कहूंगा कि ये एक धर्म युद्ध है और ये आज से नहीं है, इसका 400 साल का इतिहास आपके सामने है। नहीं, जब आप कहते हैं धर्म युद्ध है तो ये धर्म युद्ध किसके खिलाफ है? सुनिए, मैं आपको वही चीज कह रहा हूं, तस्कर के खिलाफ है। जो लोग आज इन गो देखिए, अपवाद हर चीज में होते हैं। मैंने पहले भी कहा है, किसी भी सामाजिक जीवन में कोई मूवमेंट होता है, पहले क्या कहता है धर्म युद्ध, क्या कहता है कि बिना जान लीजिए कोई व्यक्ति अगर पशु मेले से धर्म युद्ध का मतलब एक मिनट चरणजीत सिंह छात्रा जी, एक मिनट छात्रा जी उनकी बात सुन लीजिए, सबको मौका मिलेगा अपनी बात रखने का। छात्रा जी एक मिनट छात्रा जी, जानते हैं डिस्ट्रॉय करना, आप सिर्फ डिस्ट्रॉय करना जानते हैं। ये कहना है आपकी बात कहानी। छात्रा जी रुक जाइए, मुझे सवाल पूछने दीजिए। छात्रा जी प्लीज स्टॉप। सुनिए पवन पंडित जी एक मिनट तो सुनिए, एक मिनट पंडित जी एक मिनट, पवन पंडित जी एक मिनट। आपने कहा धर्म युद्ध, इस लफ्ज का क्या संदर्भ है आपके सेंटेंस में, ये समझाइए, क्योंकि जहां तक मुझे समझ में आ रहा है धर्म युद्ध मतलब दो धर्मों के बीच में युद्ध। आप अपने धर्म के लिए दूसरे धर्म के लोगों से युद्ध छेड़ रहे हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं सर, इसको पहले आप क्लैरिफाई कीजिए। मैंने उससे पहले ये कहा, आप मेरी पूरी बात सुनेंगे तो मेरी बात का मतलब भी समझेंगे। सबसे पहले मैंने ये कहा ये एक आंदोलन है। दूसरी बात मैंने ये कहा कि आप जिन चीजों को जोड़ रहे हैं, हमारा एक मुद्दा था, हमारा एक इशू था, हमारे इशू को समझिए। आपने क्या किया, हमें एक मुद्दा बना दिया। इस देश में जान चली गई है एक आदमी की सर, सुनिए, उसका कत्ल कर दिया गया है। मैं वही आप यही तो बात करते हैं। आपका धर्म युद्ध क्या ये कहता है कि आप जान ले लो किसी निर्दोष की? सर, आप पूरी बात नहीं सुनेंगे तब तक आप मेरी बात को नहीं समझ पाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है, जब इस देश में हमारा आपका या भारतवासियों का जो धर्म युद्ध है, क्या वो ये कहता है कि कोई किसान अगर अपनी गाय ले जा रहा है अपने उत्पन्न के लिए तो उसको मार देना चाहिए बिना जांच किए? एक मिनट, रबानी साहब से बात करेंगे। आपका धर्म युद्ध देता है क्या? नईम रबानी से बात करते हैं। नईम रबानी एक रेस्टोरेंट चलाते हैं जहां पर कुछ दिन पहले रेड हुई थी। रबानी जी, क्या हुआ था आपके रेस्टोरेंट पर, ये पहले बताया हमारे दर्शकों को। मैडम, मेरा तो रेस्टोरेंट नहीं है, मेरा होटल हयात रब्बानी के नाम से होटल है, उसमें रेस्टोरेंट नहीं है जी। मेरे यहाँ स्टाफ के लिए खाना बनता है। मेरा लड़का सिर्फ कचरा डालने के लिए गया जहाँ वो 6 साल से कचरा डाल रहा है, और जब उसने कचरा डाला तो उसमें कुछ चिकन के कुछ पीसेस थे। तो वहाँ एक साध्वी कोमल दीदी करके लेडी थी, जिन्होंने उस कचरे को देख के ये कहा कि आप गाय को मांस खिला रहे हैं। वो पता नहीं कहाँ से आई वहाँ पर, और उन्होंने ये इल्जाम लगाना शुरू किया पहले तो कि आप गाय को मांस खिला रहे हैं, और उसके बाद में गाय को मांस खिलाने से तब्दील करके ये कहने लगी कि आप जो है बीफ का कारोबार करते हैं और यहाँ कस्टमर्स को बीफ परोसते हैं। उसके बाद जो वहाँ हंगामा हुआ वो नाकाबिले बयान है और इतना शर्मनाक वाकया है कि मुझे अफसोस होता है उस बात को पूरा बताने के लिए। मैं पूरी मतलब 150 से 200 लोगों की भीड़ आकर के पूरी होटल को घेरती है, और रूम्स में जो मेरे गेस्ट रुके हुए थे उन सबको जबरदस्ती चेकआउट कराया जाता है,
और उसके बाद में नगर निगम के साथ मिलकर के गैर कानूनी तरीके से पूरी होटल को सील कर दिया जाता है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अभी हमारे पिंजरापोल गौशाला के अंदर जो नगर निगम बीजेपी का बोर्ड है, उसके अंदर में जो बोर्ड आता है, वहाँ 5000 से ज्यादा गाय मर गई, लेकिन ये मेरे दोस्त जो गौरक्षा मंडल वाले हैं उन्होंने कोई ध्यान उसके ऊपर नहीं दिया और वहाँ गाय मरती रही। हालत ये हुई कि जो हमारे बीजेपी के मेयर थे निर्मल लाटा साहब, उनकी कुर्सी चली गई। तो जब 5000 से ज्यादा गाय वहाँ मर गई तब तो इन गौरक्षा मंडल वाले ये गवर्नमेंट का फेलियर है, ये गवर्नमेंट का फेलियर है। इस बात को हम लगातार उठा रहे हैं। नहीं उठा रहे सर, प्लीज मेरी बात सुनिए। पंडित जी मेरी बात सुनिए। एक मिनट, पवन पंडित जी उनकी बात पूरी करने दीजिए। गोचर भूमि यहाँ पे अवेलेबल है और बीजेपी गवर्नमेंट ने कभी भी उस चीज को डिक्लेयर नहीं किया है। नहीं डिक्लेयर नहीं सर, आपके राज के अंदर हुआ ये सारा का सारा, बताइए आप मेरे को। लेकिन सिर्फ एक 20 के रूमर के नाम पर मेरी पूरी होटल को सील कर दिया जाता है, पूरे गैस को चेकआउट करा दिया जाता है, एक सिर्फ अफवाह के नाम के ऊपर। बताइए आप क्या सही है ये बात? ये नहीं तो कुछ एक्शन हुआ है उन लोगों पर जिन्होंने अफवाह फैलाई? मैडम एक्शन की बात आप कर रही है। एक्शन ये हुआ कि मेरे 2 लड़कों को 151 के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाता है। कोई एक्शन नहीं, ये जो लोग मेरी होटल सर दादागिरी चल रही है लोगों की। जो लोग मेरी गुंडागर्दी करते हैं मेरी होटल पे आकर के, उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। जबकि मेरे जो लड़के हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता। बताइए आप। ओके, वो आकर के गैस को चेकआउट करा रहे। ये कानून का फेलियर है, लेकिन किसी कानून के फेलियर से आप एक मूवमेंट को बदनाम करोगे, उस मूवमेंट को निराधार बताओगे, उस मूवमेंट के वजूद पे अच्छा एक मिनट पवन पंडित जी। ओके पवन पंडित जी, अगर आपका मूवमेंट आप कह रहे हो आपके मूवमेंट से ना जोड़ा जाए, आप बताइए कि आपके मूवमेंट में जो लोग हैं क्या वो आम जनता को रोक कर उनकी जांच करते हैं या नहीं? मेरी बात सुनिए आप। हाँ या ना? जब भी कहीं भी गलत हो, सुन लीजिए ना, उसका जवाब हाँ या ना इस तरीके से नहीं होता। आप खुद कहते हैं कोई भी अवेयर करेगा सोसाइटी को, कोई भी मूवमेंट चलाएगा, अगर आप कहीं भी गलत होते हुए देखते हैं तो हर एक इंसान का धर्म बनता है या उसका दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि उसके खिलाफ आवाज उठाए और लड़े। आप बताइए हम लड़े या ना लड़े? आप ये बताइए लड़ने का तरीका क्या है पवन पंडित जी? लड़ने का तरीका क्या है? क्या आपने खुद को एक स्पेशल स्क्वाड बना दिया है? आपके पास सिर्फ 4 केसी के पास ले जाए। नहीं, आपके पास ऊना की घटना है, आपके पास अलवर की घटना है, आपके पास दादरी की घटना है। मैं आपको पिछले 4 साल में 50 गौरक्षकों की हत्या हुई है वो आंकड़े दे सकता हूँ सर। किसी करवाई हमने वो आंकड़े दे नहीं, एक मिनट कभी भी डिबेट किया? एक मिनट पवन पंडित जी, ये जो पुराने और घटिया जो आर्ग्यूमेंट है, आई एम सॉरी पवन पंडित जी, रुक जाइए और मेरी बात सुनिए। अभी पवन पंडित जी का थोड़ा ऑडियो ऑफ कीजिए, मेरी बात आप सुनिए। पवन पंडित जी, ये जो घटिया और लेजी आर्ग्यूमेंट है, ये जो घटिया और लेजी आर्ग्यूमेंट है पवन पंडित जी, कि पहले आप उसका रिपोर्ट करो, पहले आप उसका डिबेट करो, पहले आप उसकी हत्या को देखो, फिर हमसे पूछो। ये नहीं हो सकता है, किसी की भी हत्या हो वो गलत है। पिछले 4 साल में आप एक की हत्या दूसरे की हत्या से जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। क्या जायज है? आप बताएंगे, मैं उसकी FIR कॉपी दूंगा आपको। एक मिनट दहलवी जी, पवन पंडित करते हैं डाइवर्ट। कल दादरी में सर 1 तारीख को आदमी मरा है, गौरक्षकों ने पीटा है, आप कह रहे हैं कि हम उसकी बात ना करें? आप कह रहे हैं कि बात हम ना करें, क्यों ना करें? एक मिनट दहलवी साहब एक मिनट पवन पंडित जी, एक मिनट डिबेट करेंगे प्लीज। हाँ। दहलवी साहब, पवन पंडित जी ने धर्म युद्ध की बात की जी, दूसरी तरफ करोड़ों हिंदुस्तानियों की आस्था की बात है, गौ रक्षा वो कह रहे 400 साल पुरानी मूवमेंट है। अब ये अचानक से क्या हो गया है कि इस मूवमेंट के कारण लोग मरने लगे हैं? तमन्ना, मैं इसमें पहले मुझको सिर्फ थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। मैं पवन पंडित जी को, जो लोग आपकी व्यूअर लाखों लोग देख रहे हैं, 3 बातें बताना चाहूंगा। पहली चीज तो ये कि आपको मालूम होना चाहिए गौ रक्षा पे सबसे पहले सरकारी फरमान अगर भारत में दिया गया था, इसमें इतिहास साक्षी है, वो बाबरनामे में मौजूद है कि मुगलों ने सबसे पहले गौ हत्या पे पूरे भारत के अंदर प्रतिबंध लगाया, यानी कंधार से लेकर चट्टागांग तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक।
दूसरा 1871 के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर रणवीर पैनल कोड में गौ हत्या पे प्रतिबंध लगाया गया कि अगर भारत जैसे देश में अपना राज्य करना है तो देखो तमन्ना अगर इस तरह ये बोलेंगे तो फिर ये बहस नहीं हो पाएगी। पवन पंडित जी आपको रुकना होगा आपके मौके के लिए जी, पूरी कीजिए अपनी बात। तमन्ना एक सबसे बड़े जी तमन्ना तीसरी बात आपको मालूम होना, संक्षेप में बात ये पवन पंडित जी को शायद मालूम होगा, जब जम्मू कश्मीर के एक इंडिपेंडेंट एमएलए ने जस्टिस आफ्ताब आलम साइकिया जो चीफ जस्टिस है जम्मू कश्मीर के और अभी हाल ही में रिटायर हुए हैं, उनके कोर्ट में रणवीर पैनल कोर्ट को चैलेंज किया और कहा कि जम्मू कश्मीर में चूंकि मुस्लिम बहुल ये राज्य है, यहां गौ हत्या पर प्रतिबंध हटा दिया जाए और गवाही के तौर पे 2 लोगों की किताबों को पेश किया गया। और ये मैं ये इतिहास बता रहा हूं आपको, कोई इसमें कोई अलग से झूठी बात नहीं कह रहा। उसमें 2 लोगों को उन्होंने कोर्ट किया, एक सावरकर जी को और एक स्वामी विवेकानंद को। जस्टिस आफ्ताब आलम साइकिया ने उस कागज को ये कह के फेंक दिया, हिंदुओं में गाय के बारे में क्या रहा है मैं नहीं जानता, लेकिन मुसलमान इस बात को मानते हैं और बाहैसियत चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर में ये कहता हूं वो हिंदुओं की आस्था से जुड़ी हुई एक चीज है, इसलिए उस पर प्रतिबंध लगा रहेगा। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जिस धर्म की बुनियाद ये हो जहां मुर्दों के लिए श्राद्ध हो और कौवों और कुत्तों तक को रोटी डाली जाए, क्या वहां गाय के नाम पर सिर्फ एक व्यक्ति को शक की बुनियाद पर पीट के मार दिया जाए? आज का वाशिंगटन पोस्ट पढ़िए जिसमें वो लिखता है कि कौन सा देश है जो आहिस्ता आहिस्ता हिंसा से अहिंसा की तरफ जा रहा है। एक्चुअली जो मूल डिबेट है उससे कहीं भटक रहे हैं और यहाँ शहजाद पूनावाला को मैं लाना चाहती हूँ डिबेट में। आई टेल यू व्हाई, क्योंकि यहाँ पर गौ हत्या का सवाल है ही नहीं, बीफ खाना चाहिए या नहीं सवाल है ही नहीं। वो डेयरी फार्मर है, उसने गाय खरीदी दूध देने के लिए और उसको मार दिया, तो ये सवाल है ही नहीं कि गौ रक्षा होनी चाहिए, गौ हत्या होनी चाहिए, ये सवाल है ही नहीं। बिल्कुल गलत है, तो बिल्कुल गलत, ये हत्या है, सामूहिक हत्या है। ये शक की बिना पर हत्या कर दी गई, ये मर्डर केस है। शहजाद पूनावाला कांग्रेस समर्थक भी हैं और ये कोर्ट में जा रहे हैं, पीआईएल में उनकी सुनवाई होगी कल, जहां वो गौ रक्षा दल पर नियंत्रण की मांग कर रहे हैं। शहजाद, क्या ये एक पॉलिटिकल पिटीशन है आपका? जी नहीं तमन्ना, बिल्कुल नहीं। तमन्ना, मान लीजिए कि आपने कोई कानून तोड़ा, सिग्नल तोड़ दिया गाड़ी चलाते वक्त, क्या शहजाद पूनावाला को यह हक है कि तमन्ना को गाड़ी से बाहर निकाल के हम उसको डिसिप्लिन करने लगे कि आपने कानून तोड़ा? ये मामला गौ का नहीं है, ये मामला बीफ का नहीं है, ये मामला क्या खाना है क्या नहीं खाना इसका नहीं है। हमारे संविधान में ये कहा गया है रूल ऑफ लॉ, आर्टिकल 21 जो बेसिक फंडामेंटल राइट है, जो सारे राइट्स के ऊपर है, आर्टिकल 48 जो गौ रक्षा की बात करता है उसके भी ऊपर है, ये कहता है कि आप किसी के भी अधिकार को छीन नहीं सकते और किसी के भी कानून को हाथ में लेने की परमिशन आपके पास नहीं है। जब इसका वायलेशन होता है तो ये आपके बुनियादी अधिकार का वायलेशन है और मात्र इस पैमाने पर हम सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये देखा है और इसलिए एडमिट किया है इस पिटीशन को और कल इस पे हियरिंग हो रही है। केंद्र की सरकार और राज्य सरकारों से जवाब मांगा है। जहां तक बात है पॉलिटिकल पिटीशन का, तो मैं भी ये कह सकता हूं कि नॉर्थ ईस्ट में भाजपा कहती है कि बीफ खाना ठीक है, केरला में उनके लोग कहते हैं कि हम लोग स्लॉटर हाउस चालू करेंगे, राजस्थान में 500 गाय जो है सरकारी गौशाला में मर जाती है, तब ये गौरक्षा वाले कहां गायब हो जाते भैया? ये लोग कहां जाते हैं? और गौ रक्षा के नाम सारे काम गौ रक्षा वाले नहीं कर सकते। इसका तो जिक्र प्रधानमंत्री मोदी जी ने नॉलेज के लिए बता देता हूं। जिक्र अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया और इसी बात को आगे ले जाते हैं हम पिटीशन के द्वारा कि ये कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, तो इसमें लोगों को आपत्ति क्यों हो रही है? नहीं, लेकिन इसमें पिटीशन की क्या जरूरत है? अजय गौतम जी, ये तो लॉ है। एक मिनट औरों को भी बोलने दीजिए, और भी बोलने दीजिए। एक मिनट, पवन पंडित जी, एक मिनट, पवन पंडित जी का ऑडियो कम कीजिए। पवन पंडित जी, एक मिनट, पवन पंडित जी, आप इंतजार करिए अपना टर्न का। इस डिबेट में सब एक साथ नहीं बोलते हैं। आप देखिए, कोई ऐसा नहीं कर रहा है। अजय गौतम भी रुके हुए हैं, संजय सिंह भी रुके हुए हैं। प्लीज आप भी धैर्य रखें। नहीं, रुकने को हम भी रुक सकते हैं, बढ़िया है, प्लीज रुक जाइए। एक्सीलेंट, प्लीज रुक जाइए। अजय गौतम जी नहीं, और सबके पास व्यू है इसलिए वो यहाँ पर बैठे हैं, सिर्फ आपके पास नहीं सर, तो प्लीज उसको अप्रिशिएट कीजिए। अजय गौतम जी, जो बात ये आ रही है कि घटना है 10वीं, एक मिनट, 10वीं घटना कह रहे हैं शहजाद पूनावाला, वो कोर्ट जा रहे हैं कि गौ रक्षा दलों की जो विजिलेंटिज्म है उस पर नियंत्रण रखें। लेकिन मेरा सवाल है कि क्या ये ऑलरेडी लॉ का हिस्सा नहीं है? किसी भी राज्य सरकार का ये काम है कि कोई अपने हाथ में कानून को ना ले, लेकिन ऐसा क्यों है कि कुछ राज्यों में
ऐसे लोगों को छूट दी गई है। खुद राजस्थान में काउ प्रोटेक्शन स्क्वाड है पुलिस के साथ, तो इनकी क्या जरूरत है सर? देखिए, सवाल यह है कि इस तरीके की घटनाएं क्यों होती है, उसकी जड़ में जाने की आवश्यकता है। जब जिस अखलाक का नाम लेके आपने इस डिबेट को शुरू किया, उस अखलाक के घर से जो मीट मिला था, वो मथुरा CFSL रिपोर्ट ने क्लियरली कैंडिडली बोल दिया कि वो बीफ था, और बिना जांच रिपोर्ट का इंतजार करे उसके परिवार को 50 लाख रुपए दे दिया गया, और जो गांव था उस गांव के निर्दोष लोगों को 100 से ज्यादा बीफ था भी तो फिर भी मार दो घर में घुस के। नहीं, अरे भैया मैंने सुना ना यार, अगर इस तरीके की डिबेट करनी है तो फिर वैसे कर लो, मैंने सुना नहीं क्या क्यों बोल रहे हो, अपनी बारी का इंतजार नहीं कर सकते हो। लेट हिम फिनिश। तो आप कह रहे हैं कि बीफ था, उसके बाद एक रिपोर्ट आई कि मटन था, बीफ मटन। ओके, पूरा कीजिए अपनी बात, आपका पॉइंट क्या है? बढ़ता है, लोग कानून को अपने हाथ में क्यों लेते हैं? क्योंकि इस देश में 2 तरीके के कानून हैं। मैंने फरवरी 2015 में एक FIR लिखवाई थी असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ, जिसके अंदर कहा था कि जब 5 जून 2014 को उसने जब प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो उसने हिंदुओं को जेनोसाइड करने की सरेआम धमकी दी। उसने कहा कि ये सरकार आ गई, हम मरने आए, हम मिटाने आए, वटएवर जो उसने कहा। 6 महीने कोर्ट में लड़ने के बाद असदुद्दीन ओवैसी की FIR हुई, और FIR होने के 2.25 साल बीत गए, आज तक दिल्ली पुलिस की हिम्मत नहीं हुई कि उसका स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कर ले। जब कमलेश तिवारी ने ऐसा कुछ बोल दिया तो उसको रासुका लगा के 9 महीने जेल के अंदर जाना पड़ा। तो जब ये जिस तरीके का जो तुष्टीकरण होता है, जो 70 साल से हिंदुओं ने झेला है, जब वो आक्रोश के रूप में बाहर आता है तो वो इस तरीके की घटनाएं हो जाती हैं। लेकिन इसी घटना का हिस्सा प्रशांत पुजारी भी बनता है, जो कर्नाटक के अंदर गौ स्मगलर जो है। एक मिनट अजय गौतम जी, चलो एक तर्क पे आते हैं। तो अजय गौतम जी, क्या एक घटना नहीं, अगर 10 मुसलमान मारे गए हैं तो 50 गौ रक्षक भी मारे गए हैं। तो क्या ये जायज है? क्या ये जायज है? मुसलमान हिंदू की बात क्या जायज है? तो क्या आप कह रहे हैं कि बराबर करने के लिए और 40 मुसलमान को मार दें? आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं अजय गौतम जी? व्हाट इज योर लॉजिक सर? क्या कोई तर्क आप ला सकते हैं डिबेट में? आप क्यों तुलना कर रहे हैं? मैं किसी की हत्या का समर्थन नहीं कर रहा। मैं लेकिन सुनाई दे रहा है हमको सर कि आप हत्या का समर्थन कर रहे हैं। हत्या, ये तो तुष्टीकरण के कारण हिंदुओं को जिस तरीके से पीछे रखा जाता है और उनकी बात की कहीं ना कोर्ट में सुनवाई होती है, न पुलिस न प्रशासन उनकी सुनता है, तो वो बेचारे क्या करेंगे? वो आते हैं सड़कों पे, वो बेचारे क्या करेंगे? ओके, बेचारे क्या करेंगे? उनको तो मारना ही पड़ेगा लोगों को। ये तो विक्टिम है। गौरक्षक आर द विक्टिम इन द आईज ऑफ लॉ, इन द हैंड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सर, लेकिन जिसकी जान गई है वो क्या है? जिसकी जान गई है वो क्या है? हथियार दिखा आपको। संजय सिंह दुख की बात यह है कि हमारे पैनल में आप रेंज जिनको गांधी को मारने में शर्म नहीं आई, दलवी जी एक मिनट, अखलाक और पैरू क्या हैसियत रखते हैं? दलवी जी एक मिनट, हमारे पैनल में ही आप रेंज देख लीजिए संजय सिंह जी, और इस पर मैं आपका एनालिसिस चाहती हूँ। एक मिनट अजय गौतम जी, एक मिनट अजय गौतम जी, एक मिनट। ये जो है ना, एक तो इसके बारे में बोलिए, उसके बारे में बोलिए, बंद कीजिए। ये बहुत ही बेतुका तर्क है। इसका मतलब है कि आपके पास कुछ बोलने को है नहीं। उसके बारे में बोलिए, उसके बारे में बोलिए। मतलब आप जहां से शुरू करेंगे तब से लोगों की हत्याएं शुरू हुई हैं, तो क्या इसके बाद हत्याएं होने चाहिए? क्योंकि सामने कोई और हत्या तो हुई है, उसको बैलेंस करने के लिए बैलेंस शीट बना रहे हैं आप हत्याओं की। अजय गौतम जी, एनीवे, संजय सिंह जी, मेरा आपसे ये सवाल था, आप एनालिसिस कीजिए। सर, हर हत्या के पीछे खूनी के बाद हमेशा कारण होता है। खूनी के बाद शासन प्रशासन का फेल्यूर है। संजय सिंह जी, अगर शासन प्रशासन जो है, शासन प्रशासन का फेलियर है वो भी पूछ लीजिए। उसी शासन प्रशासन ने आज काउ टैक्स लगा दिया है। राजस्थान सरकार ने आज हर डॉक्यूमेंट पर, जो नॉन गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है, उस पर सेस लगा दिया है। यानी आप अगर घर किराए पर लेंगे, उसकी रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको 10% काउ सेस देना पड़ेगा। तो किस प्रशासन की आप बात करें? संजय सिंह जी, इसी पैनल पर आप रेंज देखिए। नरेंद्र तनेजा शुरू करते हैं और वो वही लाइन बोलते हैं जो प्रधानमंत्री ने कही, जो सेंस बनता है, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। फिर लेकिन एक पंडित जी हैं जो कहते हैं कि गौ रक्षा दल बिल्कुल सही कर रहे हैं, और एक अजय गौतम है जो कह रहे हैं कि हम बेचारे, हम क्या करें, हमें तो मारना ही पड़ेगा। इस सब को अब नियंत्रण में लाने की किसकी जिम्मेदारी है, और क्या बीजेपी और केंद्र सरकार इस तरह की चीजें अफोर्ड कर सकती है बार बार?
तमन्ना, मुझे पहले तो बड़ी हैरत होती है कि अगर कोई जस्टिफाई इस चीज को करता है, गौरक्षक बेचारे हो जाते हैं। मतलब जो आदमी डंडा, तलवार, भाला, चाकू लेके निकल रहा है दिन के अंधेरे में, जिसे प्रधानमंत्री अपराधी कहते हैं और स्टेट गवर्नमेंट्स को सख्त एक्शन लेने के लिए कहते हैं, वो बेचारे होते हैं। हर एक्शन के पीछे, हर जो भी आतंकवादी घटना हो, नक्सल घटना हो या तमाम तरह के एंटी जो क्रिमिनल एक्टिविटी है, सबके पीछे जो भी वो करता है उसके पीछे एक रैशनल है। मतलब किसी भी चीज को उठा करके देख लीजिए, दुनिया में कोई भी गलत काम होगा वो रैशनल है, वो भी बेचारे हैं। अगर ये आर्गुमेंट हम एक्सीड करेंगे तो बहुत ही विकृत मतलब मानसिकता वाली डिबेट होगी। बहरहाल उस डिबेट में पढ़ने की जरूरत नहीं है। इशू यहाँ ये है कि क्या किसके हाथ में हथियार था? आपने उन लोगों में किसके हाथ में हथियार देखा था? एक विजुअल चला दीजिए। सर, हथियार आप किसी को पीट रहे हैं, इसके पहले वाली घटना में जिस तरह के वीडियो आए हैं, आप तो एकदम मुंह खोल के बोलना शुरू कर देते एक आदमी मर जाता है, कौन सी बात कर रहे हैं? किस तरह से आप रैशनलाइज कर सकते हैं? अजय गौतम जी तमाम तरह के वीडियो गौरक्षक अपलोड कर रहे हैं, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने वो बयान दिया था। प्रधानमंत्री का वो बयान, तमाम तरह के वीडियो गौरक्षक के वो निकले हैं जो सारी दुनिया ने देखा है। अगर वो आपके पार्ट नहीं है तो कहिए कि गौरक्षक नहीं है। गौरक्षक मतलब कोई भी राजस्थान में अगर मर जाते हैं तो वो एक इशू है। ये जो एक तुष्टीकरण के खिलाफ है, मैं वो सपोजिट राजस्थान की जो सरकार है, तमन्ना, वो जो सरकार है राजस्थान में, वो सरकार उसी तुष्टीकरण के खिलाफ है। बीजेपी की सरकार है वहाँ पे। अभी उत्तर प्रदेश में भी सुनने के आदि नहीं है, इनकी आवाजें नीचे कीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने वो गलत कहा, वो कोई भी आवाज ये सुनना नहीं चाहते हैं। मतलब अगर वहां भी भाई उसी तुष्टीकरण के खिलाफ उत्तर प्रदेश में सरकार आई है, उसी तुष्टीकरण के खिलाफ राजस्थान में सरकार आई है, मतलब ये सरकारें उसी तुष्टीकरण के खिलाफ आई है ना। अगर आपको उस सरकार में भरोसा नहीं है, अगर आपको लॉ में भरोसा नहीं और कहते हैं कि दो तरह का कानून है, तो मतलब ये कौन सा डिबेट और कौन सी रैशनल और कौन सी एनालिसिस पर हम जाकर के डिबेट कर सकते हैं? ये एक क्रिमिनल एक्ट है। कोई भी तरह का आप ठीक है रोक करके किसी से पूछ सकते हैं, आपको संदेह होता है तो आप लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को खबर कीजिए। आप एक कोई आंदोलन चल रहा है, एक मिनट संजय सिंह, रोक करके किसी को क्यों पूछ सकते हैं? रोक करके किसी को क्यों पूछ सकते हैं? आज अच्छा हम शहर में रहते हैं, आज मुझे किसी की शक्ल से लग रहा है ये चोर है, मैं कहूंगी अपने पॉकेट दिखाओ, मुझे देखना है कि क्या है अंदर। ये कैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं तमन्ना जी? आपको किसी को देखिए, किसी भी मूवमेंट के अंदर घेराव की एक प्रक्रिया होती है। तमन्ना, एक घेराव की प्रक्रिया किसी मूवमेंट में होती है, उसके बाद आप लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को खबर करेंगे ना। मान लीजिए आपको लगता है कि कोई क्रिमिनल एक्ट करके जा रहा है तो उसको एस्केप ना करने दे, ठीक बात है। वहां पे आप आंदोलनकारी हैं तो उसका घेराव करिए, घेराव करके उसको रोकिए, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को खबर कीजिए, वो एजेंसीज आकर के देखेंगी। ये क्या कि कानून को अपने हाथ में ले लिया, इस चीज को इंसिडेंट हुए हैं, एक आंदोलन है, सघन आंदोलन था, लेकिन आंदोलन आई डोंट नो, जो घेराव को झेल चुके हैं उनसे पूछते हैं जरा। नईम रबानी जी, एक व्यू ये भी आ रहा है कि अगर कुछ लग रहा है कि गड़बड़ है तो फिर क्या करेंगे लोग? अगर लग रहा है कि आप कानून तोड़ रहे हैं तो क्या करेंगे लोग? तो घेराव ही करेंगे आपका। बीफ का तो मैं राजस्थान की बात करूं या जयपुर की बात करूं तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई लोग बीफ इस्तेमाल करते हैं। किसी भी कंडीशन में बीफ का इस्तेमाल नहीं होता। अब बात यह है कि मेरी होटल को आज 17 दिन हो चुके हैं, पूरा मेरा स्टाफ जो है वो दर बदर घूम रहा है। उसके अंदर मेरे फिश एक्वेरियम था, उसमें मछलियां मर चुकी हैं, उसका कोई जवाब देने वाला है? आज 17 दिन से इतना लॉस हो चुका है मुझे, उसका कोई जवाब देने वाला है? अभी तक इन चीजों का मुझे नगर निगम के द्वारा अभी तक कोई नोटिस भी नहीं दिया गया। बताइए आप, आज 17 दिन हो चुके हैं, कोई नोटिस नहीं दिया गया। इसमें देखिए संजय सिंह, जो आप कह रहे हैं ना, इसमें दिक्कत ये है कि गौ रक्षा के नाम पर अगर आपको किसी पर प्रहार करना है, उसमें पर्सनल एनिमिटी हो या उसमें कम्युनल एंगल हो या ना हो, ये एक हथियार नहीं हो गया है लोगों के हाथ में कि इसकी शक्ल देखो लगता है कि ये कोई गलत काम कर रहा है? ये दुश्मनी नहीं, बिल्कुल हो गया है। मैं उसी चीज को कह रहा हूँ कि ये जो है एक विकृत रूप लेता चला जा रहा है, एक विकृत रूप लेता चला जा रहा है और ये सीरियस एक लॉ एंड ऑर्डर इशू है जो मुझे लगता है मोदी सरकार केंद्र में जो है, राजस्थान में देखिए इस तरह की अभी इसको ये घटना हुई गौरक्षा वाली, इसके पहले सिनेमा को लेकर के हो गया। अब कोई ये डिसाइड करेगा कि सिनेमा कैसा बनना चाहिए, कोई सीन क्या होगा, कोई ये डिसाइड करेगा। संजय लीला भंसाली की मूवी की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर अलग मामला है क्योंकि एक आदमी की हत्या हुई है, यह मर्डर केस है। जी शहजाद पूनावाला।
तमन्ना जी, जो संजय सिंह जी ने कहा, हालांकि मैं उनकी ज्यादातर बात से सहमति रखता हूं, पर इसलिए ये आप घेराव करने का अधिकार किसी को नहीं देख सकते, क्योंकि कई हमारे पास केसेस है जहां पे गौरक्षा के नाम पे हफ्ता लिया जाता है लोगों से, तो ये भी होता है। दूसरी बात, जो हम लोगों ने पिटीशन डाली है उसमें दो तरीके की चीजें हैं। एक तो ऐसे गौरक्षक जिनको पुलिस नहीं रोकती है, खुलेआम मारपीट करते हैं। दूसरे ये है कि गुजरात, हरियाणा जैसे प्रदेशों में राज्य की सरकारों ने बकायदा इनको अलाउंस, आईडी कार्ड देकर सशक्त किया है, एम्पावर किया है कि आप ये सारी एक्टिविटीज करें, और उनके एक्शंस को लीगल और पॉलिटिकल जस्टिफिकेशन गुलाबचंद कटारिया जैसे लोगों से मिलता है। देखिए, कानून अगर इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, मैं कोर्ट गया हूं। आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते, ये संविधान के खिलाफ है। जी नरेंद्र तनेजा जी, इतनी क्या बेबसी है, वाले संविधान के अंदर क्या बेबसी है। अगर 2016 का हमने कमेंट सुनाया आपको प्रधानमंत्री जी का, इतनी क्या बेबसी है कि बीजेपी शासित राज्य इसको नहीं मान पा रहे, इतनी क्या लाचारी है, इतनी क्या नाकामी है सर? तमन्ना जी, मैंने सबको सुना, मुझे थोड़ा सा सुन लीजिएगा। देखिए, हमको ये लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू होता है और राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है, और इसमें जो है बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई राज्य नहीं चाहता कि उसका नाम इस चीज को लेकर के खामखा में सुर्खियों में आए, लेकिन उस पर दूसरी तरफ राजनीति करना, जैसे मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी ने कहा, ये तो भारतीय जनता पार्टी तो दोगली है। अब शहजाद जी बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, पर वो उसको राजनीतिक कारणों से उसको कोर्ट में ले जा रहे हैं, है ना। लेकिन अब मैं आपको छोटी सी अर्ज करता हूं कि आप 50 के दशक के अखबार उठा लीजिए, 60 के दशक के अखबार सुन लीजिए, अच्छा रहेगा, है ना। सुन लीजिए, उसके बाद बोलिएगा। बहुत सारे लोग अखबार उठाइए, पिटीशन भी फाइल करते हैं, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। सिर्फ नरेंद्र तनेजा बोलेंगे प्लीज, उन्होंने सबकी बात सुनी, उनकी बात सुन लीजिए। देखिए, मेरा कहना है कि 50, 60, 70 के अखबार उठा लीजिए। आप वक्तव्य जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी, इस बात को लेके उनके क्या विचार थे गाय को लेकर के, आप पुरुषोत्तम जी टंडन जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, उनके क्या विचार थे। गुलजारी लाल नंदा ने तो इस्तीफा दिया था सन 66 में, है ना। हम सबको देखिए, ये कहना कि ये आज हो रहा है, खाली कांग्रेस के समय में कभी नहीं हुआ, इसको लेकर के राजनीति करूंगा, कोर्ट में जाऊंगा, सुर्खियां मिलेंगी, वाही मिलेगी। देखिए, इतिहास पढ़ लीजिए, 400 साल से ये इतिहास चला आ रहा है कि इसको लेकर के कुछ कभी ऐसी दुर्घटनाएं होती है जो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण होती हैं, और ये कांग्रेस के वक्त भी हुई, ये हर सरकार के बीच में हुई है, और अभी जो होता है ये भी दुर्भाग्यपूर्ण नहीं होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, और जहां तक अगर आप ये देखिए कि इतने बड़े दो समुदाय, एक सेकंड तमन्ना जी, एक सेकंड तमन्ना जी, एक सेकंड तमन्ना जी, एक सेकंड मैं एक सेकंड सुन लीजिए, उसके बाद आप सवाल करिएगा। मेरा ये कहना है कि इतने बड़े दो समुदाय हैं हिंदू और मुसलमानों के, उसके बावजूद आप ये क्यों नहीं देख रहे कि करोड़ों लोग कितनी शांति से रहते हैं, है ना। अगर एक घटना लॉ एंड ऑर्डर की होती है, उसे लॉ एंड ऑर्डर का ही इस तरह ट्रीट करे, उसको पॉलिटिसाइज ना करा जाए, कोई भी दल ना करे। लॉ एंड ऑर्डर की बात है, और तमाम जो और तमाम आप दूसरे या तमाम इन समुदायों में जो कह रहे हैं कि आप इस पर क्यों फोकस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मीडिया ऐसी चीजों पर ना फोकस करे। शायद अगर मीडिया ने फोकस नहीं किया होता तो 4 दिन बाद भी FIR नहीं दर्ज होती। पहले दिन पीटने वालों के खिलाफ FIR दर्ज हुए, पीटने वालों के खिलाफ नहीं। दहलवी जी नहीं, तमन्ना जी मैं बोलना चाहूंगा। देखो तमन्ना, सबसे बड़ी चीज तनेजा जी ने बहुत अच्छी बातें कही, और ये सच्चाई की बात है कि इस मुल्क के लोग अमन और अमान के साथ रहना चाहते हैं। मैं बिल्कुल तमन्ना आपकी उसी बहस पे वापस जो आपने शुरू, सवाल ये है कि अगर कोई व्यक्ति या कोई समूह या कोई भीड़ कानून को तोड़ रही है, या वो कोई भी हो, क्या वो कश्मीर में पत्थर बरसाने वाले लोग हों, या वो गुजरात में हो, क्या वो दिल्ली में हो, क्या वो 14 फरवरी को उड़दंग मचाने वाले लोग हों, या बिहार और दूसरे लोगों को रेलवे के प्लेटफार्मों से, रेलवे की परीक्षा से भगाने वाले लोग हों, मेरा कहना यह, क्या वो एक MP हो जो सिर्फ अपनी अस्मिता के लिए एक एयर इंडिया के स्टाफ को मारता है? क्या मुझको बताइए, क्या लोगों के इसी गुस्से के नाम पर आप व्यक्ति से लेकर भीड़ तक को ये इजाजत देंगे कि वो कानून को तोड़े और लोगों को कत्ल करें? इसका मतलब यह है कि आप राष्ट्रीयता में, आप मानवता में और इस मुल्क के कानून में आस्था नहीं रखते। हमारा पहला कदम यह होना चाहिए कि कानून की बालादस्ती हो, जो बदकिस्मती से मौजूदा वक्त में गुलाब सिंह कटारिया के बयान से लगता है कि आज कम से कम राजस्थान और हरियाणा में कानून की बालादस्ती नहीं है। नहीं तो इस पर नियंत्रण कौन रखेगा और कौन ऐसी चीजों को शय दे रहा है, ये अब सवाल है।
ये अब सवाल है। अजय गौतम, आपका एक कमेंट लूंगी और फिर देख लूंगी। 1 मिनट, अजय गौतम। तमन्ना जी, देखिए, सवाल ये है कि पिछले 70 साल की राजनीति के अंदर हिंदू इस देश के अंदर विक्टिम रहा है क्योंकि तुष्टीकरण के कारण उसको दबाया गया। आप कहते हैं नरेंद्र मोदी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार आई, उसके बाद ही मालदा के अंदर हिंदुओं की दुकानें लूटी गई, उनको घर से निकाल के उनको ब्रूटली मर्डर किया गया। पूर्णिया का उदाहरण ले लीजिए, जो कुछ हुआ पूर्णिया का भी पूरी दुनिया ने मालदा और पूर्णिया का उदाहरण देखा। और ये जो गौ रक्षक हैं, ये बेचारे अपनी जान पर खेल के सिर्फ इतना करते हैं कि पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं कि देखिए ये मैटर है और इस मैटर के अंदर आप आइए, इंटरव्यू करिए। बड़ा अच्छा तर्क है, दूसरों की जान ले लो। मैं कह तो रहा हूँ, इसलिए जो है गौ रक्षक जो है वो विक्टिम्स हैं, वो अपने प्राण त्याग कर देते हैं। अगर पुलिस के बुलाने से पहले कोई गौ रक्षक, जिसके प्राण त्याग हुए हैं, गौरक्षक पे हमला जिसके कर प्राण त्याग हुए हैं, अजय गौतम, उनके लिए भी एक वाक्य तो बोल दो, अपनी मानवता तो दिखा दीजिए सर। जिसकी जान गई उस पर एक वाक्य तो बोल दीजिए, अपनी मानवता तो दिखा दीजिए। उस तलू खान अपने आप जो मानते हैं उसमें आप इतने भूल गए हैं कि आप ह्यूमैनिटी को भूल गए हैं। पुजारी के साथ है, शर्म की बात है सर, दरोगा के साथ है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम पूछेंगे कि कानून है, कानून को हाथ में लेने का किसी को हक नहीं है, ये सब जानते हैं, लेकिन कानून को लागू कौन करेगा? सत्ता की शय क्या मिल रही है गौ रक्षकों को, और इस पर नियंत्रण कैसे होगा, इस पर हम लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। गौरक्षा के नाम पर फिर गुंडागर्दी हो रही है, और क्या राज्य सरकारें अपनी आंखें मूंदे बैठी हैं? राजस्थान में जो केस हुआ है, अलवर में जो केस हुआ है, उसमें पहले तो होम मिनिस्टर गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि दोनों पक्ष इसमें जिम्मेदार हैं और तस्करी हो रही थी गाय की, रसीदें दिखाई गई। उसके बाद उन्होंने अपना बयान थोड़ा सा बदला, उन्होंने कहा कि गौरक्षा दल के लोग जो हैं उनका जांच करना तो सही है, लेकिन उन्हें कानून अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए था। हम पूछ रहे हैं कि जांच करने का हक किसने दिया है गौरक्षक दलों को? वो क्यों करेंगे जांच, किसकी जांच करेंगे और किस एक्ट या लॉ के तहत ये जांच कर रहे हैं? उनको सुपर पुलिस इंस्पेक्टर किसने बनाया है, और क्या राज्य सरकारें इसमें शय दे रही हैं? पंडित जी, इस केस में आप देखें, अलवर के केस में जो निकल कर आ रहा है, जो पहलू खान है उनके बेटे कहते हैं कि हमारे पास रसीद थी, रसीद लेकर फाड़ दी। हमने कहा कि हम वो ऑफिशियल जो फेयर है वहां से लेकर आए हैं, हमारी बात नहीं सुनी। तो ऐसे में वो क्या करेंगे, क्या प्रूफ देंगे, क्या करेंगे, किसका इंतजार करेंगे? पिट पिट के मर गए, और कौन इसके लिए जिम्मेदार है? जब आप कहते हैं कि हमारा नाम खराब किया गया है, तो आप एक मैसेज दीजिए ना कि इस तरह के घेराव करके जांच नहीं करेंगे आप लोग। जो गाय घूम रही है, जिनका हाल खराब है, प्लास्टिक खाकर उनका हाल खराब हो रहा है, अबैंडन हो चुकी है, उनकी आप रक्षा कीजिए। इस तरीके से चीजें नहीं होती। जब इतने दिनों से, इतने सालों से, इतने सदियों से एक मूवमेंट को चलते हुए, मतलब हर लोग इसमें भी बलिदान हो रहे हैं। आप एक चीज को समझिए, अगर अलवर की घटना पे हम बात करें तो वहां पे एक्चुअल में अभी तक ऐसी कोई जांच नहीं हुई है कि वहां पे वो गाय को अपने घर के लिए ले जा रहे थे। पुलिस ने कहा, वहां के मिनिस्टर ने कहा कि वो तस्करी कर रहे थे। अब आज आप ये देखिए, आप किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं? तस्कर वर्सेस, अगर आज के प्रीफेक्स में देखा जाए, गोरक्षक, ठीक है ना? और कभी देखिए आज अच्छा, एक सवाल आपसे, समस्या ये है, एक सवाल आपसे, अगर पवन पंडित जी, एक सवाल आपसे, नहीं, बड़ी समस्या आप बाद में बताइए। आपके सॉरी सर, आपके मीडिया पर कमेंट सुनने में मैं एक पैसे की दिलचस्पी नहीं रखती हूँ सर, तो प्लीज वो अपने पास रखिए। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का कागज मेरे पास है, तमन्ना जी कहो तो पढ़ दूं। नहीं, जब मैं कहूंगी तब पढ़िए। अजय गौतम जी थोड़ा आप रुकिए। आप कह रहे हो कि अभी तक ये साबित नहीं हुआ कि तस्करी हो रही है या नहीं, जांच हो रही है, चलिए ठीक है। सपोज 1% हम माने कि तस्करी हो रही है, तब क्या हत्या करना जायज है पंडित जी, हाँ या ना? जब कोई देखिए सुनिए मेरी बात, बहुत सिंपल सवाल है। होता है तो जो आंदोलनकारी हैं उनकी मांगे होती हैं, जब मांगे नहीं सुनी जाती हैं
तो वो अपना विरोध जताते हैं, लेकिन जब अगर आप सही में जानना चाहते हैं तो मेरे साथ चलिए। जितने भी आपके पास कोई जवाब नहीं है पवन पंडित जी, आपने अपने आप को एक्सपोज कर लिया है, आपके पास कोई जवाब नहीं है। मैंने पूछा अगर तस्करी हो रही है तो क्या खून करना जायज है, हाँ या ना सर? क्या समझ में नहीं आ रहा है सवाल में? खून करना जायज है क्या? गो तस्कर को आप हाँ या ना बचाना जायज है क्या? आप सवाल पे सवाल वही लोग पूछते हैं जिनके पास जवाब नहीं होता। सवाल पे सवाल वही लोग पूछते हैं जिनके पास जवाब नहीं होता। पूछ रहे हैं अगर तस्करी हुई भी थी, जानना होगा। मैं फिर से पूछूंगी ये जानने के लिए कि आपके पास सही जवाब देने में क्या दम है। अगर आप मानते हैं तो कह दीजिए ना। तमन्ना, डू यू हैव द करेज? देश में गो रक्षक नहीं है, गो हत्या है, ये आपको समझना पड़ेगा। इंसान की हत्या का क्या? इंसान की हत्या की कोई मायने नहीं है। को आप इंसान नहीं मानते हैं? सर हत्या जिसकी हुई वो कौन था? वो इंसान नहीं था। तमन्ना जी, तो क्या गो रक्षक की हत्या होती है वो इंसान नहीं है? डिबेट मेरे ख्याल से पंडित जी और गौतम जी की तरफ ही है। पवन पंडित जी, आई एम सॉरी, मैंने कोशिश की कि मैं आपको फेयर चांस दूं पवन पंडित जी, लेकिन मुझे तर्क दूर तक नहीं मिला। किसी जवाब में मैं आपका ऑडियो डाउन करूंगी। चरणजीत सिंह सापरा जी बोलिए। जी सापरा जी। देखिए, इस देश के अंदर ये गौ रक्षा का जो कानून है ये कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं लाई है, ये 1956 या उससे पहले से है। और हर पार्टी, हर व्यक्ति भारत में रहने वाला ये चाहता है कि गौ रक्षा होनी चाहिए। लेकिन जो पंडित जी का तर्क है या गौतम जी का जो तर्क है, जिस तरह से ये इसको एक मूवमेंट बताते हैं कि एक मूवमेंट है, तो मैं पंडित जी से और गौतम जी से ये कहना चाहूंगा कि आपकी ये गौरक्षकों की जो मूवमेंट है उसको किरण रिजिजू के राज्य में क्यों नहीं ले जाते? जो किरण रिजिजू ये कहते हैं कि मुझे बीफ खाने से कोई रोक नहीं सकता, उनको तो आप कुछ कहते नहीं। मणिपुर में आपकी सरकार है, अरुणाचल प्रदेश में आपकी सरकार है, गोवा में मनोज पर्रिकर है, ये जो है ना वहाँ पर बीफ मिलता है। तो आपका ये जो मूवमेंट है, आपका मूवमेंट ले जाइए ना वहाँ पर, उन राज्यों में लेके जाइए ना। अगर आप में ताकत है, आप बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की, आपकी ताकत दिखाते हो हरियाणा में या छत्तीसगढ़ में, आपको अपनी ताकत दिखानी है तो वहाँ पर जाकर के नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में दिखाइए ना। गोवा में जाकर के अपनी ताकत दिखाइए। सिर्फ संजय सिंह की आवाज। संजय सिंह जी, ये जो चरणजीत सिंह सापरा जी अभी थियरी दे रहे हैं, ये आजकल कांग्रेस का फॉल बैक लाइन हो गया है। जब भी पूछा जाता है इसके बारे में वो कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में क्यों नहीं, केरल में क्यों नहीं, गोवा में क्यों नहीं। या तो आपका स्टैंड है कि सबको जो चाहे खाने का हक हो, या तो आपका स्टैंड है कि आप कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। लेकिन ये कहना कि यहां लागू नहीं तो वहां लागू नहीं, ये किस तरह की पोजीशन है? नहीं, देखिए कांग्रेस की तो मतलब यहाँ पे गौ इनकी माता है और वहाँ अपनी माता को प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। इशू यहाँ ये तमन्ना है कि बीफ और काउ स्लॉटर दोनों दो अलग अलग चीजें हैं। नॉर्मली बीफ से आप मीन करते हैं बफेलो मीट को, तो कई जगह पे काउ स्लॉटर जो बैन है बहुत सारे प्रदेशों में और भारत के उसमें, जो एक तरह से कहिए कि सेंटर तो नहीं कर सकती लेकिन स्टेट्स में उस तरह से बैन है, लेकिन वहां पे बफेलो मीट का वो परमिटेड है और भारत बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जब हम आप इस आर्गुमेंट को ये लेकर के जाते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी की सरकार है, वहां तो वो नहीं, वहां वो काऊ है या बफेलो मीट है, उसको भी एक चीज डिस्टिंग्विश करना होगा। दूसरी चीज कि किसी भी तर्क को अगर आप इशू स्पेसिफिक रखेंगे और उसको आगे लेकर के जाएंगे, क्योंकि यहाँ अभी जो इशू है वो लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ है। एक ऐसे व्यक्ति की हत्या हो जाती है जो व्यक्ति, ये कहा जा रहा है कि वो काऊ रियरिंग करके और डेयरी फार्मिंग के लिए उस चीज को लेकर के जा रहा था। किसी तस्कर को भी आप पकड़ते हैं तो आपको कोई कानून ये अधिकार नहीं देता कि आप उसको मार करके उसकी जान ले लें। ये जो इशू है, मुझे लगता है अपने आप में ये इशू नेशनल कॉन्साइंस को झकझोरता है कि क्या हम ऐसी सोसाइटी बना सकते हैं। मुझे लगता है कि जो संदेश है, जैसे राजनाथ सिंह ने जो लोकसभा में बात कही, वो बात काफी अच्छी थी। राज्यसभा में वो सेंटिमेंट होम मिनिस्टर ने उस सेंटिमेंट को रिफ्लेक्ट नहीं किया। नरेंद्र तनेजा जी, आपकी सरकार के लिए, आपकी सरकार और आपकी पार्टी के लिए एक तरह से इम्तिहान की घड़ी है। तनेजा जी, 15 साल के बाद ये डिबेट करेंगे कि यहाँ पे चाइल्ड कुकिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। आपको ये समझना पड़ेगा। आज इतने पैशनेट हो गए हैं लोग
क्या बोल रहे हैं आप पंडित जी? आप 10 सेकंड दे दीजिए। आई डोंट नो, ब्रेन कुकिंग हो रही है आपकी, चाइल्ड कुकिंग। प्लीज पवन पंडित जी का थोड़ा ऑडियो डाउन। ये डिबेट को मैं इस मतलब नॉनसेंसिकल दिशा में नहीं ले जाना चाहती हूँ। तनेजा जी, मेरा बस आपसे ये कहना है और आपका मैं कमेंट चाहती हूँ इस पर। अगर 2016 की साउंड बाइट हमने सुनवाई प्रधानमंत्री जी की, लग रहा है कि वो मैसेज नहीं जा रहा है आगे और आपकी पार्टी के लिए और आपकी सरकार के लिए इम्तिहान की घड़ी है, क्योंकि पूरी तरह से पावर आपके साथ है। उसका उपयोग आप कैसे करेंगे, देश की जनता वो देख रही है। नहीं तमन्ना, देखिए जो बहुत इस तरह का देखिए मुद्दा है, मैंने जैसे आपको कहा ये कोई नई बात भारत में नहीं है। इस तरह का जो हमने देखा है कि थोड़ा तनाव रहा है, कुछ लोगों में आक्रोश आया है, लेकिन मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि क्या आप किसी की हत्या कर सकते? नहीं कर सकते, कानून आपको इजाजत नहीं देगा। आक्रोश भी 2014 से आया है, उससे पहले आक्रोश नहीं दिखता था। दूसरा जो है, सुन लीजिए, हर चीज पर राजनीति करेंगे तो कैसे काम चलेगा? 50-10 आपको मैं 100 एग्जाम्पल देता हूं कि कांग्रेस के जमाने में क्या क्या हुआ, ईयर बाई ईयर। जमाना जी मुझे समय दीजिए। सरेआम सड़क पर मार दिया गया है, कुचल दिया गया है और आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एक व्यक्ति की हत्या हुई है और उसको आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो राजनीति आप कर रहे हैं या हम कर रहे हैं? इसमें वीकनेस इसलिए आई है। बात सुनिए, एक जो बोल रहे तो डिबेट के अंदर पूरे घंटे की डिबेट में आप 10 सेकंड भी नहीं दे रहे हो। नहीं, आपके आर्गुमेंट वीकनेस इसलिए आई है तनेजा जी, क्योंकि राज्य सरकार ने और राजस्थान की पुलिस ने जितनी जल्दबाजी दिखाई तस्करी के मामले में FIR दर्ज कराने में, उतनी ही उत्साह से और एक्साइटमेंट से वो हत्यारों को पकड़ते तो शायद इस तरह के सवालों का सामना नहीं करना पड़ता। तमन्ना जी, अगर आपने नहीं सुनना, आपने तय कर लिया है, तो फिर मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूं। आप सापड़ा जी बोल रहे हैं, तेजी से बोल रहे हैं। 10 सेकंड है मेरे पास, बस पूरा कीजिए। देखिए, मैं आपको यही कहने का प्रयास कर रहा हूं कि जो वहां पे ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, गंभीर मसला है, और हमारे देश की कम से कम ये अच्छाई है, लॉ एंड ऑर्डर के मसले पे पूरी तहकीकात होती है, चाहे जितना समय लग जाए, है ना, और उसके बाद उस पर जो सच्चाई होती है उसी के बेसिस पे व्यक्ति को सजा मिलती है। अब एक आदमी पाकिस्तान से आया और वो क्या करके चला गया, 10 साल लगे लेकिन सजा मिली। तो हमारे देश में आप आस्था, इसमें विश्वास रखिए। अब उसमें राजनीति आप ये कहेंगे आपको, वो अलग बात है। तब आपकी सरकार जो है चली गई। अच्छा, दूसरा आपने कहा कि आपके लिए चुनौती की बात है, ये इस तरह की जो हमारे तमन्ना 10 सेकंड बोलिए सर, सिर्फ दलवी जी की ऑडियो 10 सेकंड मुझे दीजिएगा। अरे प्रधानमंत्री नहीं, तमन्ना मेरा कहना यह है, मैं पवन पंडित जी से एक बात कहूंगा। एक सेकंड तजेदर सुनिए, नहीं सुनिए भाई, सुन तो लीजिए ना। तमन्ना पार्टी के वहां तक कैसे नहीं, तमन्ना नहीं, सुनिए भाई, देखिए तमन्ना, मैं इन तमाम लोगों से कहूंगा, फेरूक खान की जान गई, एक आम आदमी को मार दिया गया, इंतहाई दुखद बात है। मैं सिर्फ पवन पंडित जी से एक बात कहूंगा, मान लीजिए, मानता हूं कि कहीं न कहीं गौ तस्करी होती है, लेकिन जिन लोगों के घरों से, जिन गौशालों से, जिन किसानों से वो गायें खरीद के आती है, कभी आपने उनसे जाके पूछा, कभी उनको सजा दी कि तुमने ये गाय को या गाय के बछड़ों को या गौवंश को इन कसाईयों को जो तथाकथित आपके कहने से होते हैं क्यों बेचते हो? कभी उनके खिलाफ तो आपकी आवाज नहीं उठती है। कभी इस विषय पे सोचिएगा और जानिएगा, किसी का बाप, किसी का बेटा इस दुनिया से जाता है तो क्या हुई या नहीं, अगर जांच का मामला है वो अपनी जगह पर है, लेकिन क्या किसी भी कारण हत्या करने का हक है? प्रधानमंत्री गौ रक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने का हक है? क्या ये राज्य सरकारों की नाकामी है? हमने पूछा आपसे 50-50, यहाँ पर हाँ और ना में जवाब आया है। शायद एक बार फिर जिस तरह का संदेश प्रधानमंत्री ने दिया था पिछले साल अगस्त में, उस संदेश को फिर से दोबारा राज्य सरकारों के पास पहुंचाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज हमारे साथ आवाज अड्डा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।